रिलेटेड पार्टी, चैप्टर 11। रिलेटेड पार्टी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है और इसमें थोड़ी थोड़ी सी रिस्क असेसमेंट वाली बातें भी हैं। तो रेगुलर क्लास में हमने रिस्क असेसमेंट के आसपास इसको पढ़ा तो उससे भी हमें उसके साथ एक कनेक्शन मिला, लेकिन खाली रिस्क नहीं है, ये एक ओवरऑल एक अप्रोच है। तो चैप्टर 11 इज़ दैट चैप्टर जो आप अपनी किताब में अपने सिलेबस में कभी भी कर लें। 11, 12 ये दो ऐसे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं कि इनका ऑडिट की तरतीब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप किसी भी वक्त इन चैप्टर्स को शुरू में तैयार कर लें, दरमियान में तैयार कर लें या एंड पे तैयार कर लें, ये टोटल आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो चैप्टर 11 रिलेटेड पार्टी की बात कर रहा है, ISA 550। ISA 550 क्या कहता है, वो हमें समझाने की कोशिश करता है कि रिलेटेड पार्टी एक इशू है और एक बड़ा अजीबोगरीब सा इशू है। यानी हम ये कहते हैं कि रिलेटेड पार्टी एक स्पेशल एरिया ऑडिट का ऑडिट करते करते अगर आपको पता लगा कि एक रिलेटेड पार्टी है, अगर ऑडिट करते करते आपको पता लगा कि एक इसमें कोई रिलेटेड पार्टी का कोई मामला है, तो ऑडिटर ने एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना है। स्टैंडर्ड के मुताबिक रिलेटेड पार्टी की जो मटेरियलिटी है वो ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब है कि रिलेटेड पार्टी में 1 रुपये की ट्रांजैक्शन पे भी आपने परेशान हो जाना है। तो स्टैंडर्ड हमें बताता है कि जब रिलेटेड पार्टी आए तो आपने थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी में मोस्ट प्रॉब्ली आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब सवाल ये है कि ये आर्म्स लेंथ क्या होता है और ये रिलेटेड पार्टी क्या होता है। आर्म्स लेंथ किसे कहते हैं, जो दो नॉलेजेबल बायर सेलर के दरमियान जो है वो ट्रांजैक्शन हो, जिसमें बायर को पता हो कि मैं कितना डिस्काउंट करा सकता हूँ, सेलर को पता हो कि वो कितना डिस्काउंट कर सकता है। यानी एक सेलर और बायर जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अगर वो एक दूसरे के आमने सामने आके एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन कहलाती है आर्म्स लेंथ। नॉन आर्म्स लेंथ का मतलब है कि आपको नॉर्मल से ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया, नॉर्मल से ज़्यादा फेवर मिल गई, नॉर्मल से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल गए। यानी कि आर्म्स लेंथ का मतलब है मार्केट के पैटर्न के मुताबिक, और नॉन आर्म्स लेंथ का मतलब है कि आपको कुछ नॉर्मल से ज़्यादा फेवर मिल गई हो। तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन उन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो विलिंग बायर और सेलर के दरमियान हो, जो अनरिलेटेड हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। हर कोई अपने इंटरेस्ट को सोच रहा है, एक दूसरे का फ़ायदा नहीं सोच रहे। अब अगला सवाल, रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं। ये बड़े चला के इन्होंने कहा भाई रिलेटेड पार्टी के लिए आप उनसे पूछो आपके फ्रेमवर्क में क्या लिखा है, उनके अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क में जो लिखा हो उसको रिलेटेड पार्टी कह देना। और अगर वहाँ कुछ ना लिखा हुआ हो तो फिर 3 निशानियाँ देख लेना। 3 तरह के दायरे नॉर्मली रिलेटेड होते हैं। वो लोग जिनका आपके ऊपर कंट्रोल है, रिपोर्टिंग एंटिटी जो रिपोर्ट अपनी बना रही है, जो अकाउंट्स बना रही है, वो एंटिटी जिस पे हमारा कंट्रोल है, और वो एंटिटी जिसके साथ मिलकर हम किसी की तीसरे के कॉमन कंट्रोल में आ रहे हैं। तो हमारी रिलेटेड पार्टी हर वो एंटिटी है जो हमें कंट्रोल कर रही है, हमारी रिलेटेड पार्टी हर वो पार्टी है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, और हर वो जिसके साथ मिलकर हम किसी तीसरे के कॉमन कंट्रोल में आ रहे हैं। तो जब रिलेटेड पार्टी की बात आती है तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब रिलेटेड पार्टी है, जब आपका जान पहचान वाला बंदा है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर के भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, तो इन कंपनी और इन लोगों की कोशिश क्या होगी, क्या कोशिश होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फेवर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। तो रिलेटेड पार्टी में ज़्यादातर गुमान ये है कि डिस्काउंट लिया जा रहा होगा। फिर अगली परेशानी, डिस्काउंट ले लें कोई मसला नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बताएंगे भी नहीं कि डिस्काउंट लिया, अकाउंट्स में दिखाएंगे भी पूरा पूरा करके, तो फिर दुख होगा। असल में ये कंपनी है शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स का हक है कि उन्हें पता हो कि उनकी कंपनी के कौन ऐसे हैं जो लोग जान पहचान वाले हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है IAS 24, हमारे सिलेबस में नहीं है, असूलन होना चाहिए था। IAS 24 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बताता है कि अगर एक कंपनी में कोई रिलेटेड पार्टीज़ मौजूद हैं तो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिस्ट देनी चाहिए उन तमाम रिलेटेड पार्टीज़ की। फिर उनके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी लिस्ट देनी चाहिए। फिर जो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे है उसके बारे में बताएं, जो नॉन आर्म्स लेंथ पे है उसके बारे में अलग से बताएं। फिर इन पार्टीज़ के साथ आपका क्या रिलेशन है ये भी बताया जाए। तो टेक्निकली IAS 24 ने हमें एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बता दी, यानी कि स्टैंडर्ड पढ़ें तो इसमें सिर्फ डिस्क्लोजर ही डिस्क्लोजर है। तो अब अगर मैं एक ऑडिट करने आया हूँ और मुझे पता लगा है कि यहाँ रिलेटेड पार्टीज़ मौजूद हैं, तो मैं देखूँगा कि IAS 24 फॉलो हुआ, क्या इन्होंने सारी रिलेटेड पार्टीज़ लिख दी हैं,
क्या सारी ट्रांजैक्शंस लिख दी हैं, क्या सारे रिलेशंस लिख दिए हैं, क्या जो आर्म्स लेंथ नहीं थी उनका बता दिया है, जो आर्म्स लेंथ थी उनका बता दिया है, जो इन्होंने कहा आर्म्स लेंथ नहीं है क्या सच बोल रहे हैं, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं, क्या सारी बातें सही से क्लियर हो रही हैं। तो अगर ये सारी चीज़ों का हमें रिजल्ट पता लग जाए, अगर ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाएँ कि किस तरफ जा रही हैं, तो हमारा मसला हल हो जाए। इससे पहले कि हम स्टैंडर्ड में आगे बढ़ें, हम एक डिबेट करते हैं कि रिलेटेड पार्टी जो है इसमें हाई रिस्क होते हैं। क्यों हाई रिस्क होते हैं, इसके कुछ मसलो मसाइल हैं। नंबर 1, जो रेगुलर कंट्रोल्स हैं वो फॉलो नहीं होंगे। जो रेगुलर कंट्रोल्स हैं वो रिलेटेड पार्टी में नहीं फॉलो होंगे। भाई कोई भी आम बंदे को हम एक चीज़ बेच रहे हैं तो 4 कागज़ बनेंगे, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, अप्रूवल ली जाएगी, ग्राहक को देखा जाएगा कौन है, इसको बेचें, क्रेडिट पे दें ना दें, सौतहकी क्यों नहीं है। और डायरेक्टर का भाई अगर ट्रांजैक्शन करने आएगा तो फिर क्या होगा, कोई तहकीक नहीं होगी, उस तरह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर का भाई दरवाजे पे खड़ा हुआ है और वो कह रहा है भाई मैंने कब से माल ऑर्डर किया हुआ है, जल्दी से मुझे सामान भेजो। और गोदाम में एक बंदा बेचारा बैठ के डब्बों पे पैकिंग स्लिप लगा रहा है ताकि रिकॉर्ड रहे कि कौन कौन सी चीज़ें गई हैं। तो जब बाहर से प्रेशर से भरपूर कॉल आएगी कि यार पागल हो गए हो, कागज़ बाद में सीधे कर लेंगे, पहले सामान भेजो, तो मैं नहीं पता डायरेक्टर नौकरी से निकाल देगा। तो फिर होगा क्या कि जल्दी जल्दी से सारा प्रोसेस करेंगे, रेगुलर कंट्रोल्स फॉलो नहीं होंगे, कंट्रोल तो ओवरराइड हो जाएंगे, कंट्रोल बाईपास हो जाएंगे, कंट्रोल स्किप हो जाएंगे। तो अगर रिलेटेड पार्टी में कंट्रोल स्किप हो जाते हैं तो नीयत साफ भी हो तो भी एरर के चांसेस हैं। फिर हम कहते हैं इसमें ओवरली कॉम्प्लेक्स रिलेशन होते हैं समटाइम, ओवरली कॉम्प्लेक्स। एक कंपनी के पास बी कंपनी के 70% शेयर्स हैं, बी कंपनी के पास सी कंपनी के 80% शेयर्स हैं। सी कंपनी और जे कंपनी ने मिल के एक जॉइंट वेंचर किया हुआ है और 50-50% शेयर्स जो है इन दोनों ने खरीदे हुए हैं। और इस जॉइंट वेंचर जेवी के पास 90% शेयर्स हैं ए के, और बी ने जेवी को कुछ सेल किया है जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपया और सेल किया उसने 120 रुपये पे। अब आप लोग मेरे सामने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, कंसोलिडेशन पढ़े हुए लोग, आपको पता है अगर कहानी इस तरह से हो और इंटर ग्रुप या इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन हो तो फिर आप अपने जो प्रॉफिट्स है उसको सेट करेंगे। मज़े की बात है कि अगर ये सेल कर रहा है तो इसने कमाया 20 रुपया, जिस 20 रुपये पे 70% हिस्सा है ए का, जिसमें से 90% है इसका, जिसने 100 रुपये कॉस्ट भरी है। अब जब एक अकाउंटेंट इसको देखेगा तो पहले तो परेशान हो जाएगा इसकी एंट्री कैसे होगी, और जब एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई एक इम्पैक्ट आगे पीछे, कोई ना कोई इम्पैक्ट आगे पीछे कर दे जिसकी वजह से मसला ख़राब हो जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि ओवरली कम्प्लेक्स रिलेशन की वजह से इनकी ट्रांजैक्शंस में मार्जिन ज़्यादा होता है एरर का, और चूँकि इतनी कम्प्लेक्स हैं तो फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो एक मैनेजर से पूछे सर ये आपने सी को 3 लाख से डेबिट क्यों किया। कहते हैं यार सीधी सी बात है, याद करो इन्हें बी के साथ एक ट्रांजैक्शन की थी जिस ट्रांजैक्शन में जेवी हिस्सेदार था, जिसके अंदर ए का हिस्सा था जो बी से होते हुए जेवी तक पहुंचा और सी का उसमें हिस्सा था, तो इस वजह से जे के 50% शेयर की वजह से सी को 3 लाख डेबिट कर दिया। वो कहेगा ठीक है सही है आगे चले। कहने का मतलब जब इतनी ओवरली कम्प्लेक्स एरिया होगा तो एरर का भी मार्जिन होगा, फ्रॉड का भी मार्जिन होगा, समझ भी किसी को नहीं आएगी। एक बंदा टकरे मार के सोचेगा ठीक है किसी बड़े ने लिखा है, सही लिखा होगा, तो इसमें एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो रिलेटेड पार्टी पे हो सकता है पेपर में सवाल आए कि बताओ रिलेटेड पार्टी पे हमने ओवरली स्केप्टिक क्यों होना है, तो आप जवाब देंगे कि भाई रिलेटेड पार्टी में हमेशा फ्रॉड के चांसेस हैं, रिलेटेड पार्टी में हमेशा एरर के चांसेस हैं। फ्रॉड क्या होगा, डायरेक्टर ने कुछ माल इधर उधर कर लिया होगा और कोई देख नहीं रहा होगा। फिर जब एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही होगी और मैनेजर को पता है कि डायरेक्टर के भाई को माल जा रहा है, किसी ने नहीं पूछना ट्रांजैक्शन का, तो वो 4 यूनिट अपने भी निकाल लेगा कि बाद में इस ट्रांजैक्शन की कौन तहकीक करेगा। मार्जिन आ गया ना फ्रॉड का। तो ऐसे में जब जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी तब तब ऑडिटर थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा और उसे समझ आ जाएगा कि यहाँ मैंने ज़रा ध्यान से काम करना है, यहाँ रिलेटेड। तो ये स्टैंडर्ड में सीधी सीधी बातें, बस एक अप्रोच है जो समझ आनी चाहिए। वो अप्रोच ये है कि वी हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट फॉर
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और जब जब रिलेटेड पार्टी मौजूद हो और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मौजूद हो तो तब तब हमने ध्यान रखना होगा कि एरर भी हो सकते हैं, फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो ऐसे में फिर हमारा एक ही काम है, हम ये फॉलो करें कि IAS 24 ने क्या कहा। IAS 24 ने कहा कि भाई डिस्क्लोज कर दो रेलिवेंट अमाउंट, रिलेशनशिप डिस्क्लोज कर दो और सारी चीज़ें बता दो ताकि यूज़र जो है वो उनको समझ आए। तो आपने इस स्टैंडर्ड में प्रोफेशनली स्केप्टिसिज्म का मुजाहरा करना है। रिलेटेड पार्टी कोई एरिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कहें ये बंदा सेल पे काम करेगा, ये परचेस पे काम करेगा, ये डेटर्स पे काम करेगा और तुम रिलेटेड पार्टीज पे काम करना। नहीं, रिलेटेड पार्टी किसी भी एरिया में हो सकती है। तो जैसे जैसे किसी को भी अपनी एरिया में रिलेटेड पार्टी मिले उसने अलर्ट हो जाना है। और ओवरऑल टीम पे सीनियर लेवल का, मैच्योर लेवल का बंदा रिलेटेड पार्टी की कंप्लीटनेस को इंश्योर करने की कोशिश करेगा। तो असूलन टीम मेंबर्स को आपस में भी डिस्कशन करते रहना चाहिए। और फिर जब रिलेटेड पार्टी है तो आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएं, आप प्रोसीजर्स लगाएं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि तमाम रिलेटेड पार्टीज़ आपको पता लग जाएं और तमाम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाएं। ऐसे में आप ख़ास तौर पे देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट बढ़ जाएगी अगर रिलेटेड पार्टीज़ होंगी। तो इसका मतलब है आपने अलर्टनेस लेवल ज़रा ज़्यादा हाई कर देना है। फिर क्या होगा, आप टीम मेंबर्स के दरमियान भी डिस्कशन होगी। हो सकता है पार्टनर टीम को जाते हुए कहे कि भाई इस कंपनी की ये 3 रिलेटेड पार्टीज़ हैं और इन्होंने आतंक मचाया हुआ होता है, आपस में इतनी ट्रांजैक्शन करते हैं कि समझ ही कुछ नहीं आ रहा होता। क्योंकि रिलेटेड पार्टी को इस्तेमाल करके बहुत सारे फ्रॉड छुप जाते हैं। रेगुलर क्लास में भी कुछ एग्जांपल्स की हमने बात की थी। अगर हम जनरल बात करें तो एक क्लाइंट में दिस वाज ऑब्जर्व्ड कि उन्होंने अपनी एक बिल्डिंग अपनी सब्सिडरी कंपनी को बेच दी, फिर सब्सिडरी कंपनी से अपनी बिल्डिंग किराए पे ले ली। मैं उस सब्सिडरी को ऑडिट करने गया, वो कंपनी का भी ऑडिट हमने करना था, सब्सिडरी का ऑडिट भी करना था। और वो ऑडिट मैंने उनसे पूछा अपने सीनियर से कि ये ऑडिट कितनी देर में हो जाता है। उन्होंने कहा 1 घंटे में। मैंने कहा क्या मतलब, जाके लोकेशन, उन्होंने कहा कौन सी लोकेशन, कैसी लोकेशन। मैंने कहा सब्सिडरी कंपनी को हमने चेक करना है। उन्होंने कहा बस तुम जाके उनसे कहना सब्सिडरी कंपनी को चेक करना है फिर देखना। मैं पहुंचा क्लाइंट के पास, मैं कहा ज़रा सब्सिडरी कंपनी आपका इसको ऑडिट करना है। उन्होंने कहा अच्छा, मैं भी आपको अलमारी से निकाल के दिखा देता हूँ कंपनी। अलमारी खोली, एक फ़ाइल पकड़ के लाके उन्होंने कहा ये कंपनी है। फाइल के अंदर थी कंपनी। वो सब्सिडरी कंपनी उसी बिल्डिंग में रहती थी। उस सब्सिडरी कंपनी के मालिक यही हमारी कंपनी थी, वो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी थी। उसके सारे मामला हमसे रिलेटेड थे। लेकिन उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कभी हमारी हुआ करती थी काफ़ी साल पहले, और उससे वो प्रॉपर्टी हमने किराए पे ली हुई थी। और वो किराया इतना था जो टैक्स एग्जेम्प्ट था। उस ज़माने में 4 लाख की लिमिट हुआ करती थी। तो अपने एक्सपेंस में से आपने 4 लाख का एक्सपेंस बढ़ा दिया और इतना बढ़ाया कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया। तो यूँ समझें कि आपने अपना टैक्सेबल इनकम को 4 लाख से कम कर दिया। दैट वाज वन ऑफ द थिंग। फिर क्या था, उसके साथ परचेज और सेल हो रही थी। अब अगेन ज़्यादा गहराई में नहीं समझ आएगा, कुछ प्रोडक्ट्स NTR की होती हैं, कुछ FTR की होती हैं। NTR पे रेट और होता है, FTR पे रेट अलग होता है। कंपनी को रेट अलग होता है, इंडिविजुअल को रेट अलग होता है। तो कुछ ट्रांजैक्शन वो घुमा के जो अपनी FTR वाली प्रोडक्ट्स होती थी वो उसके थ्रू रूट करती थी, और NTR वाली प्रोडक्ट उस कंपनी से लेके और सारा खर्चा अपना उठा के NTR पे चार्ज कर देते थे। तो रिलेटेड पार्टी का मतलब ये है कि यू हैव एन एवेन्यू कि आप कागजों में खेलते रहें और बहुत सारे फ्रॉड कर सकते हैं। तो ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी पे हमेशा अलर्ट रहना है और अपनी टीम से कहना है कि भाई तुम्हें कोई रिलेटेड पार्टी नजर आए फ़ौरन से बताना। तो अचानक से परचेज़ वाले ने कहा कि जी मिस्टर अब्दुल गफूर साहब जो है ना, इनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा ही परचेजेज हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। देखा तो रिलेटेड पार्टी था। तो ऐसे में सेल वाला बंदा भी मिस्टर अब्दुल गफूर को ज़रूर जहन में रखेगा जो उसने कानों से सुना। तो इसी तरह से एसेट्स की बाइंग वाला बंदा भी देखेगा कि कहीं मिस्टर अब्दुल गफूर से बाइंग तो नहीं हो रही। तो जब रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुई है तो एंगेजमेंट टीम के अमंग एक अच्छी डिस्कशन होनी चाहिए जिसमें रिलेशनशिप्स, ट्रांजैक्शंस पे बात हो, एक एम्फेसिस हो कि हम लोग प्रोफेशनली स्केप्टिक रहेंगे। कोई भी सर्कमस्टांसेस या कंडीशन यहाँ थोड़ा सा डाउट हो और जहाँ जहाँ किसी को जो जो रिलेटेड पार्टी मिले वो एक दूसरे को बताते रहे। अब अगला लेवल, हमने एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है और एंटिटी का सिस्टम समझना है। जब मैंने ये देख लिया कि फाइनेंशियल्स में जो रिलेटेड पार्टी की लिस्ट है ये जब देखना हो कि वो सही है या नहीं, तो ये देखना होगा कि इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से लेके चले हैं। ये स्टैंडर्ड जो है वो इसमें अलग अलग तरीके से ये चीज़ें आगे पीछे होती हैं, तो अलग अलग किताबों में इसकी तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, सबसे पहले आप ये समझेंगे ये एंटिटी है क्या। जैसी एंटिटी होती है उसकी उसी तरह की रिलेटेड पार्टीज़ होती हैं। भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिलेटेड पार्टीज़ और तरह की होंगी, ऐसे ही है, और बैंक की रिलेटेड पार्टीज़ और तरह की होंगी।
एक एग्रीकल्चर कंपनी की रिलेटेड पार्टीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी। ये बात समझ आ रही है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रिलेटेड पार्टीज़ किस तरह की होंगी? स्कूल्स, कनेक्टेड कॉलेजेस, जो पब्लिशर्स हैं, किताबों वाले, इस तरह से, मतलब जो इनके कनेक्टेड लोग हैं। और बैंक की रिलेटेड पार्टी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस, बैंक की अलग अलग ब्रांचेस, बैंक के दूसरे बैंकों के साथ जो मामलात हैं, बैंक के जो बड़े बड़े सेटअप अपने हैं। तो इसका मतलब ये है कि एंटिटी को समझें कि वो एंटिटी क्या है, वो किस तरह के बिजनेस में है, और उस तरह के बिजनेस में किस किस्म की रिलेटेड पार्टीज होती हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग लें उनके कंट्रोल्स के ऊपर, उनसे पूछें भाई तुम लोग अकाउंट्स में तुमने तो लिखना है लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज, क्या कंट्रोल्स हैं तुम्हारे, रिलेटेड पार्टी कैसे आइडेंटिफाई करते हो, किस तरीके से वो करते हो, कैसे तहकीक करते हो। भाई तुम्हारे पास पिछले साल की रिलेटेड पार्टीज की लिस्ट है, इस दफ़ा नई तहकीक क्या करोगे, कैसे ढूंढोगे रिलेटेड पार्टी है। तो हो सकता है वो लोग कहें जी जो डायरेक्टर कह देते हैं हम लिख देते हैं, जो ना कहें वो नहीं लिखते, तो हमें समझ आ जाएगा कि इन्होंने बहुत ही पैथेटिक काम किया हुआ है, हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर वो कहें जी हमने एक डिपार्टमेंट बनाया, वो डिपार्टमेंट हर वक्त हर ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है, और हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कुछ ना कुछ मशकूक हो, अजीब सा, उसके पीछे जाते हैं, जिस बंदे से डील हो फिर अच्छी तरह से देखते हैं कि हमारे मौजूद किसी सीनियर लेवल के बंदे का कोई रिश्तेदार या इस तरह का तो बंदा नहीं है। तो अगर तो इस तरह का उनका निज़ाम है तो मुझे थोड़ा सा हौसला होगा कि ये लोगों ने रिलेटेड पार्टी पर जोर दिया होगा। और अगर उनका निज़ाम हल्का है तो मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे ही रिलेटेड पार्टी पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि उनका आइडेंटिफाई करने का, उनकी ट्रांजैक्शन अप्रूव करने का, ऑथराइज करने का क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है। देन क्या होगा, फिर मैं रिलेटेड पार्टीज़ के पीछे पड़ जाऊँगा। यहाँ पे मैं तमाम यूज़र्स को बताऊँगा कि ICAP को इस चैप्टर में 3 ही तरह के सवाल पसंद है। सवाल कई तरह से बनाए जा सकते हैं, लेकिन ICAP ने 95% ऑफ द टाइम 3 में से कोई एक प्रोसीजर पूछा। नॉर्मली वो ये जानना चाहते हैं कि एक ऑडिटर कैसे एक नई रिलेटेड पार्टी को ढूंढेगा, या ऑडिटर को एक लिस्ट मिलती है रिलेटेड पार्टी की तो वो कैसे देखेगा कि ये कंप्लीट है या नहीं। दूसरा जो प्रोसीजर उन्हें पसंद है कि अगर एक ऑडिटर को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के कोई ट्रांजैक्शन नजर आई है तो वो कैसे इंश्योर करेगा कि चीज़ें सही हो रही हैं, और कैसे इंश्योर करेगा कि आर्म्स लेंथ या नॉन आर्म्स लेंथ वाली असर्शन सही है। और तीसरा, जब ऑडिटर को कोई प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी मिल जाए जो क्लाइंट ने नहीं ढूंढी और आपको मिली है, तो फिर आप क्या क्या काम करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर किताब की 1-2 अटेम्प्ट्स पहले जब किताब रिवाइज होकर आई तो वो वाले प्रोसीजर गायब हुए हुए थे, जबकि पास पेपर्स में उन्होंने कई दफ़ा पूछा था। तो उन्होंने किताब किसी के हवाले की और उसने नोट्स बनाते हुए थोड़ा सा नोट्स को आगे पीछे करते हुए वो वाला पोर्शन गायब कर दिया। अब अल्लाह करे एग्जामिनर ने भी किताब पढ़ी हो, जो कि अक्सर नहीं पढ़ी होती। एग्जामिनर ने सिलेबस पढ़ा होता है और वो पास पेपर्स को देख रहा होता है, तो ऐसे में एग्जामिनर पास पेपर्स को देखते हुए, सिलेबस को समझते हुए एक सवाल ड्राफ्ट कर जाता है जो कि किताब में अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा होता। तो एहतियातन मैंने कल के चैप्टर में भी आपको 1-2 जगह ट्यूटर नोट्स नज़र आए थे, तो इधर भी एहतियातन ट्यूटर नोट के अंदर ये कुछ लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स बता दी है जो ICAP की ऑफिशियल किताब में इस वक्त नहीं है। मैंने ऑन सेफर साइड इसको दिया हुआ है, तो किसी भी और टीचर ने अपने तरीके से वो चीज़ों को बताया होगा। मैं चूँकि ICAP की किताब को फॉलो कर रहा हूँ, तो जो किताब में नहीं ICAP की और मैं इजाफी बताना चाहता हूँ तो मैं किताब में ट्यूटर नोट बना के दे देता हूँ। तो अब रिलेटेड पार्टी ढूंढनी कैसे है, या कैसे इंश्योर करना है कि रिलेटेड पार्टी की लिस्ट कंप्लीट है। तो उन्होंने कहा भाई पिछले वर्किंग पेपर जो हैं, पिछले ईयर के वर्किंग पेपर को देखें, जिससे आपको पता लगे कि पिछले सालों में कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी थी। फिर क्लाइंट भी आपको एक लिस्ट देगा जो उसने बनाई होगी कि इस दफ़ा फाइनेंशियल में हमने डालना है। कंपनी के प्रोसीजर देखें कि कंपनी रिलेटेड पार्टी कैसे ढूंढ रही है। डायरेक्टर और अदर एंटिटीज़ के आपस के ताल्लुक देखें कि डायरेक्टर का कौन कौन सी कंपनी से क्या ताल्लुक है, ताकि उन कंपनियों की ट्रांजैक्शंस को ध्यान से देखा जा सके। शेयर होल्डर के रिकॉर्ड देखें ताकि पता लग जाए कि बड़े बड़े शेयर होल्डर्स कौन से हैं। तो जो बड़ा शेयर होल्डर होगा रिलेटेड पार्टी होगा, जो कोई बड़ी कंपनी होगी जिसने हमें इन्वेस्ट किया वो, और उसके अंदर जो बड़े लोग हैं वो भी हमारे रिलेटेड होंगे। मिनट्स ऑफ शेयर होल्डिंग मीटिंग देख लें। शेयर होल्डर कोई भी खास ट्रांजैक्शन जिसमें एसोसिएट के साथ है या स्पेशल इंटरेस्ट है तो अप्रूवल शेयर होल्डर्स करते हैं। तो शेयर होल्डर की मीटिंग के मिनट्स पढ़ लें, डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स पढ़ लें। किसी और ऑडिट फर्म के साथ जो कि इससे पहले ऑडिट में इन्वॉल्व थी, अगर हम उसको खत भेज रहे थे उससे भी एक पूछ लें कि क्या आप हमें कुछ रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में बता सकते हैं। अगर उनको रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में पता है तो वो हमें गाइड कर दें अगर वो ज़रूरी समझेंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम रिलेटेड पार्टी को ढूंढें। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहाँ क्लोज फैमिली रिलेशनशिप होगा और जहाँ कोई और एंटिटी होगी जो हमें इतना कंट्रोल कर रही है कि जब मैं क्लाइंट से पूछूंगा तो क्लाइंट वाले बेचारे डर के मारे उनसे कागज़ मांगते हुए भी डरेंगे। जी होल्डिंग कंपनी, उनसे हम कैसे पूछें।
तो रिलेटेड पार्टी इसलिए भी सेंसिटिव हो जाती है कि इसमें असर व रसूख वाले लोग इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉई डर जाते हैं, एम्प्लॉई हमें उतना ताउन नहीं करते, तो ऐसे में फिर हमें दोस्त जावेद गवर्नेंस की तरफ जाना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है जी मैनेजमेंट तो घबरा रही है, आप ज़रा इस मामले में बीच में आएँ, और अक्सर वो भी घबरा जाते हैं। फिर कुछ और चीज़ों के अंदर भी आपकी बैंक लीगल कन्फर्मेशंस वगैरह से भी आपको पता लग जाता है कि आप लीगल एडवाइज़र से पूछते हैं कि इनके कौन कौन से लीगल केसेस हैं जिनमें इनके साथ कोई और मुद्दाई भी है, कौन कौन और लोग हैं जिनको बैंक से पूछ लेते हैं कि क्या इन्होंने कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी वगैरह अपने अलावा किसी इदारे से दिलवाई है, अगर किसी और इदारे से दिलवाई है तो शायद वो भी रिलेटेड हो सकता है। तो स्टेप 1 के प्रोसीजर्स ये हैं कि आपने रिलेटेड पार्टी ढूंढनी है। इन्होंने दी आपको 12 रिलेटेड पार्टीज़, ये आपको पता लग गया कि हाँ भाई ये 12 रिलेटेड पार्टीज़ हैं, इन्हीं के अंदर सारा काम है। फिर आपने जब मज़ीद तहकीक की तो आपको 2 और रिलेटेड पार्टीज़ मिल गई। वो 2 कैसे मिली, आपने ये प्रोसीजर्स लगाए। तो इसका मतलब है सिर्फ उनसे रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन मिलने पे भरोसा नहीं करना, आपने अपने तौर पे भी रिलेटेड पार्टी ढूंढने की कोशिश करनी है। तो एक टिपिकल सवाल पेपर में आपको मिलेगा जिसमें वो कहेंगे कि बताओ ऑडिटर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टीज़ पे क्या प्रोसीजर लगाता है, कैसे इंश्योर करता है कि रिलेटेड पार्टीज़ कंप्लीट है। या फॉर एग्जांपल वो आपसे कहेंगे रिलेटेड पार्टी की लिस्ट उन्होंने दी है, देखो कोई मिसिंग तो नहीं, आप क्या करेंगे। तो ये स्टेप 1 प्रोसीजर था जिससे हम मिसिंग रिलेटेड पार्टी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ICAP को जब आप पास पेपर्स आज कर रहे होंगे तो सर आपको दिखा रहे होंगे कि देखिए वो 2-3 तरह के सवाल हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपने हर वक्त अलर्ट रहना है, हर वक्त जब जब भी कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के ट्रांजेक्शन नज़र आए, जो ट्रांजैक्शन में एक्स्ट्रा डिस्काउंट नज़र आए, जो ट्रांजैक्शन नॉर्मल से हट के नज़र आए, आपने सुपर अलर्ट रहना है और देखते रहना है शायद उसमें कोई रिलेटेड पार्टी हो। ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स में जो ट्रांजैक्शन है उसके साथ क्या करेंगे, वो हमारे तीसरे तरह के प्रोसीजर हैं। अब जरा चलते हैं प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड। उन्होंने हमें 12 बताई, 2 मैंने ढूंढ ली, गलती हो गई होगी उनसे। पेपर में सवाल भी इस अल्फाज के साथ आता है कि आपको रिलेटेड पार्टी मिल गई, आप तड़प के उनके पास पहुंचे, आपने कहा क्यों नहीं बताया, तो वो कहते हैं जी गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो वो गलती से जो मिस्टेक हुई है उसके पीछे 2 खतरे हैं, या तो वाकई मिस्टेक हुई है या जान के हुई है। अगर तो जान के हुई है तो फिर तो बहुत गड़बड़े हैं। एक रिलेटेड पार्टी वो जान के नहीं बता रहे तो पता नहीं उसके साथ क्या क्या आतंक मचाए होंगे। और अगर रिलेटेड पार्टी गलती से नहीं बता सके तो गलती से ही उसकी ट्रांजैक्शन भी मिस कर दी होंगी, गलती से ही उसकी अकाउंट्स भी मिस कर दिए होंगे। अगर एक पार्टी की एग्जिस्टेंस ही नहीं इन्हें पता तो ट्रांजैक्शंस कहाँ पता होंगी। तो अगर एक आपको प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी मिले तो आप बहुत अलर्ट हो जाते हैं, आप फ़ौरन से कम्युनिकेट करते हैं तमाम टीम मेंबर्स को कि भाई ये नई रिलेटेड पार्टी मिली है, सारे अलर्ट रहो, जिसको ये नज़र आए बहुत ज़्यादा एहतियात से देखना है। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये नई रिलेटेड पार्टी मिली है, इसकी तमाम ट्रांजैक्शंस जो है वो हमें ढूंढ के बताएं। इंक्वायर करते हैं कि आपके कंट्रोल्स क्यों नहीं डिस्क्लोज कर सके, क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सके, मैंने ढूंढ लिया आप क्यों नहीं ढूंढ सके। उनकी जस्टिफिकेशन सुने और सेंस करने की कोशिश करें कि पीछे फ्रॉड की स्मेल आ रही है या नहीं आ रही। रिकन्सिडर करें रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अदर रिलेटेड पार्टी। जब मैंने ढूंढा और 2 और मिल गई तो अब तो मैं पक्का हो जाऊंगा कि इसका मतलब है मजीद खोदेंगे तो मजीद सोना निकलेगा। अब मैं और अलर्ट हो जाऊंगा, अब मैं थोड़ा सा और ध्यान से काम करना शुरू कर दूंगा। तो रिलेटेड पार्टी प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड अचानक से सामने आए तो ऑडिटर थोड़ा और अलर्ट हो जाता है। अगर नॉन डिस्क्लोजर मैनेजमेंट की तरफ से इंटेंशनल लग रहा है तो आपने देखना है कि इससे मेरी ऑडिट की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर उस रिलेटेड पार्टी, अब ये रिलेटेड पार्टी मिल गई ऐसे नहीं छोड़ना, इन 2 को तो खा जाना है। इन 2 के सारे लेजर्स, इन 2 की सारी ट्रांजैक्शन, इन 2 के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है, इनकी हर रसीद, इनकी हर ट्रांजैक्शन, हर अप्रूवल, हर साइन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये 2 छुपी हुई थी तो हो सकता है ये मिस कर गए हों और हो सकता है जान के छुपाई हुई थी। तो ये दूसरी तरह के प्रोसीजर हैं जो ICAP को बहुत पसंद है। एक है रिलेटेड पार्टी अगर कंप्लीट नहीं है तो क्या करें, दूसरा ये है कि अगर कोई प्रीवियसली मिसिंग रिलेटेड पार्टी मिल गई तो उसके साथ आप क्या करेंगे। अब तीसरा काम ये है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? अगर एक 5% डिस्काउंट सबको मिल रहा था तो इनको भी 5% मिलता। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन है, एक कंपनी, हमारी कंपनी है, वो हमेशा ऐसी खरीदती है, ऐसी खरीदती है, ऐसी बेचती है, ऐसी खरीदती है, ऐसी बेचती है। अचानक से एक ऐसी ट्रांजैक्शन आई कि इन्होंने 5000 बेंच खरीद लिए और वे बेच भी दिए। अब ये मशकूक ट्रांजैक्शन अचानक से बीच में आई है, इसके पीछे शायद किसी रिलेटेड पार्टी ने ख़रीदने होंगे बेंच, उन्होंने इनको कहा होगा, इन्होंने आपस में मिलकर उसको फैसिलिटेट किया होगा, अपने अकाउंट्स में दिखाने से शायद कोई फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, शायद ख़र्चा बढ़ाना चाह रहे हो। तो जो भी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से हट के ट्रांजैक्शन नज़र आएगी ना,
अब वो आपके नॉर्मल बिजनेस से हट के नजर आए या बिजनेस की जो नॉर्मल टर्म्स है आर्म्स लेंथ वाली उससे हट के नजर आए, आपने तहकीक करनी है, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट उठा के पढ़ना है। ये क्या है, ये बेंच आए तो आए क्यों, क्यों खरीदे, किसने खरीदे, किससे खरीदे, किसके कहने पे खरीदे, सारों को तहकीक करें। इसके पीछे बिजनेस रैशनल क्या है, तो पता ये लगेगा कि कंपनी मुसलसल एसी बेचती थी, लेकिन ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर कर रही है किसी और के साथ, और उनको कहा है कि जी बेंच हम आपको दे देंगे और इदारा आपका होगा। जैसे ICAP की कल नोटिफिकेशन आई CFAP 2 और CFAP 5 की, कॉर्पोरेट लॉ और टैक्स, गड्डी तू ले आप, पेट्रोल में पवन दिया। तो बच्चों को उन्होंने कहा है कि आप अपने लैपटॉप घर से खुद लेके आएंगे, हमारे पास आए, पावर हम देंगे, इंटरनेट हम देंगे। अब पता नहीं चार्जर किसका होगा, चार्जर के बारे में नहीं बताया, उन्होंने कहा आप लैपटॉप लेके आए, आपको पावर देना और इंटरनेट प्रोवाइड करना। तो अब अगेन, तो शायद इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, शायद इस तरह की एक अजीबोगरीब सी, अब फॉर एग्जांपल ICAP का एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है और अचानक से एक ट्रांजैक्शन हो कि उन्होंने बहुत ही हाई फाई इंटरनेट और एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम और इतनी सारी तारों का अचानक से नेटवर्क बिछा दिया अपने हॉल में, तो सारे कहेंगे कि ये नॉर्मल से हट के ट्रांजैक्शन है। जब गौर से देखेंगे तो पता लगेगा हाँ इसके पीछे एक बिजनेस रैशनल था। ये समझ रहे हैं? तो जब भी आपको एक अजीब सी यूनिक सी ट्रांजैक्शन नजर आए तो क्या करना है, उसके बिजनेस रैशनल को समझने की कोशिश करनी है, उस ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करनी है, उस कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो रूट कॉज है उसको समझने की कोशिश करनी है। तो शायद वो नॉर्मल कोर्स से हटके है लेकिन शायद रिलेटेड पार्टी ना हो, बट बहुत ज़्यादा गुमान ये है कि उसमें रिलेटेड पार्टी होगी। फर्ज करें रिलेटेड पार्टी और वो कहें कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है लेकिन आर्म्स लेंथ पे थी, तो आप कहेंगे हाँ मैं पागल हूँ कि रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करोगे, आर्म्स लेंथ पे करोगे। मतलब डायरेक्टर का भाई कंपनी से AC खरीदे, कंपनी डॉलर्स है, डायरेक्टर का अपना भाई AC खरीदे और पूरे पैसे दे, मतलब ये कौन मानेगा, क्यों मानेगा? तो आप कहेंगे इतना मैं भी पागल नहीं हूँ, जाहिर है आर्म्स लेंथ तो नहीं होगी। वो पक्के हो जाए बहुत ही आर्म्स लेंथ है, कहेंगे हमारी पॉलिसी है, हम तो डायरेक्टर के भाई को भी नहीं छोड़ते, तो एक दफ़ा तसल्ली कर ले, हो सकता है वाकई आर्म्स लेंथ हो। तो फ़ौरन से उन्हें गलत नहीं कह देना, फ़ौरन से सही नहीं कह देना, तहकीक करनी है। तो अब अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के अगर ट्रांजैक्शन नज़र आती है तो एक इंपॉर्टेंट बात है, इंस्पेक्ट करें अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स। अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं और थोड़े अल्फाज में काफ़ी ज़्यादा चेंज है तो इस टॉपिक में एक आध सेशन पहले चेंजेस आई थी। अगर आपके पास किसी की पुरानी किताब होगी तो शायद आप थोड़ा सा उलझ जाएं, मेरी भी साल पुरानी किताब होगी तो शायद आपको दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इस टॉपिक में कोई 1-2 अटैम्प्ट पीछे चेंज आई थी और इसका पैटर्न ICAP ने थोड़ा सा चेंज किया था। तो अब करना ये है कि आपने इंस्पेक्ट करना है अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स को, जो भी गिवन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उनको इंस्पेक्ट करना है और देखना है कि व्हाट इज द बिजनेस रैशनल ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या बिजनेस रैशनल ऑफ ट्रांजैक्शन सजेस्ट करता है कि इसमें कोई फ्रॉड है? क्या ये ट्रांजैक्शन ओवरली कम्प्लेक्स तो नहीं? क्या इसमें अजीबोगरीब सी टर्म्स तो नहीं? क्या इसमें कोई बिजनेस रीजन लॉजिकल नजर आ रही है या नहीं आ रही? कोई प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी तो नहीं इसमें इन्वॉल्व? कि इसमें कोई अनयूजुअल मैनर तो नहीं इन्वॉल्व? तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नज़र आ रही है उसके कॉन्ट्रैक्ट को समझें और समझें कि ये क्यों हुआ है। जैसे रेगुलर क्लास में मैंने एग्जांपल दी कि अगर पाकिस्तानी कंपनी मलेशिया की कंपनी से एक चीज़ खरीद के पाकिस्तान मंगवा सकती थी तो उन्होंने दुबई से वो चीज़ क्यों खरीदी जो दुबई वाली कंपनी मलेशिया वाली कंपनी से खरीद रही है? इसके पीछे मैंने रेगुलर क्लास में एक दफ़ा एक्सप्लेन किया था दुबई का टैक्स सिस्टम। दुबई में वैट है 5% और अभी इनकम के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ, तो बड़े अरसे तक 2 साल पहले तक तो टैक्स फ्री था तकरीबन दुबई। फिर जब टैक्स आया तो समझें हमारे यहाँ जो सेल्स टैक्स है उनके यहाँ तकरीबन ये 5%, और इस 5% में भी बड़े इजीली इसको रिफंड कर देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। अब वो कॉर्पोरेट्स पे जो टैक्स लगा रहे हैं वो कह रहे हैं वो वैट से ऊपर ना जाए, वो भी ज़्यादा 5% हो। अब दुबई में 5% टैक्स हो और पाकिस्तान में टैक्स हो फॉर एग्जाम्पल 29%, तो लोगों की कोशिश होगी कि अगर उनका प्रॉफिट 2 मुल्कों में डिवाइड हुआ है, उनको 100 रुपये प्रॉफिट अगर डिवाइड होकर आता है तो इस मुल्क में ज़्यादा प्रॉफिट आए और इस मुल्क में कम प्रॉफिट आए। तो आपने एक चीज़ 10 रुपये की ख़रीदनी थी मलेशिया से और 100 रुपये की बेचनी थी पाकिस्तान में, आपको 90 रुपये का प्रॉफिट होता है यहाँ और 90 पे आप देते 29% टैक्स। तो हुआ ये कि दुबई में आपकी एक सब्सिडरी आई, उस सब्सिडरी कंपनी ने 10 रुपये का माल ख़रीदा और आपको 95 का बेच दिया। आपने 95 का माल ख़रीदा,
100 का बेच दिया, दरमियान में अपने एक्सपेंसेस डाले और लॉस डिक्लेयर कर दिया। टेक्निकली ये एक कागजी कंपनी थी, दुबई भरा पड़ा है कागजी कंपनियों से, जस्ट बिकॉज कि वो टैक्स हेवन बना हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने दरमियान के कोऑर्डिनेशन ऑफिसेज वहाँ पे हैं और असल में वहाँ जाएं तो कुछ नहीं है, सिर्फ कागज़ इधर से उधर हो रहे हैं। तो जब आपको पता लगा कि इन्होंने अपनी रिलेटेड पार्टी से एक चीज़ खरीदी है, तो ध्यान से देखेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, पता ये लगेगा कि इसने आपको बेच के कहा कि मेरा सप्लायर आपको डायरेक्ट डिलीवरी दे देगा आपके मुल्क में। तो मलेशिया की चीज़ पाकिस्तान आनी थी, दुबई बीच में क्या कर रहा है, और दुबई की ये कंपनी बीच में क्या कर रही है, और अगर ये हमारे से ताल्लुक़ वाली निकल आई तो समझ आ जाएगा। तो अब अगर गौर से देखें तो दुबई में प्रॉफिट पाक हुआ, 10 रुपये की चीज़ 95 की बेची, तो 85 रुपये का प्रॉफिट दुबई में पाक हो गया। इस पे उन्होंने 5% टैक्स दिया, उसको वहाँ से निकाला, उसको फिज़िकल डॉलर में कन्वर्ट किया, पाकिस्तान में फिज़िकल डॉलर लेके आए और फिज़िकल डॉलर को ब्लैक में बेच दिया। तो ये 5% जो टैक्स पड़ना था ना, ये भी ख़त्म कर दिया होगा। आप डॉलर को वहाँ से डायरेक्ट भेजें तो जो बैंक का रेट नज़र आ रहा होता है उसमें से भी थोड़ा सा कट कटा के मिलता है। और ओपन मार्केट में जाएं तो लोग तो प्यासे हैं इस वक्त डॉलर के, तो डॉलर आप जो भी गिवन रेट है उससे 15-20 रुपये पे बेचना चाहें हंस के मिल जाता, ले लिया जाता है। तो उस मुल्क से पैसे निकालना भी आसान, उस मुल्क से पैसे लेके ट्रैवल करना भी आसान। तो टेक्निकली आपने ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर, और कुछ नहीं, आपको ये 5% वो हुआ है, ये यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट आया, इसमें से गोल्ड खरीद लें और पाकिस्तान के वो गोल्ड बेच दे। जिस वक्त पाकिस्तान में 1,90,000 का गोल्ड था, वहाँ 1,50,000 का था, और वो था भी कन्फर्म जेन्युइन। तो बड़ी दुनिया तो आने जाने की टिकट इन चीज़ों से पूरी कर लेती है कि वहाँ गए, सोना खरीदा, डॉलर खरीदा, पाकिस्तान आए, डॉलर बेचा, सोना बेचा, आने जाने का टिकट, रहने का खर्चा पूरा। पहले क्यों नहीं बताया है? ठीक, मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये क्या है, ये बिजनेस रैशनल, और इसका क्या मतलब है। यानी एक ट्रांजैक्शन जो डायरेक्ट मलेशिया से खरीदी जा सकती थी, दुबई से क्यों खरीदा, और जब ट्रैवल ही उसने मलेशिया से होना था तो फिर पीछे देखेंगे क्या हुआ, और अगर रिलेटेड पार्टी मिल जाएगी तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि ये तो बड़ा ख़तरनाक काम हो गया, ये तो अच्छा काम नहीं हुआ, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। देन मैनेजमेंट ने क्या, मैनेजमेंट ने डिस्कस किया इसकी नेचर और अकाउंटिंग वगैरह दुष्टावित गवर्नेंस से, क्या इस ट्रांजैक्शन के बारे में दुष्टावित गवर्नेंस को भी इन्फॉर्मेशन है, या नीचे मैनेजमेंट वालों ने अपना ही उल्लू सीधा किया हुआ है। हो सकता है दुष्टावित गवर्नेंस यही मानते हो कि हम लोग जो है वो 10 रुपये वहाँ से पकड़ के 100 यहाँ पे बेचते होंगे और हम टैक्स ज़्यादा देते होंगे, और शायद उनको अकाउंट्स में टैक्स ज़्यादा दिखा भी दिया जाता हो। कई दफ़ा मैनेजमेंट इतनी फनकार होती है कि दुष्टावित गवर्नेंस को भी नहीं पता होता कि पीछे अंदर खाते क्या चल रहा है। तो आपने देखना है क्या उनको भी बताया, क्या मैनेजमेंट जो है वो मोर एम्फेसिस दे रही है किसी खास पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। अब आप कह रहे हैं कि इसकी रेवेन्यू एग्रीगेशन यूँ नहीं होनी चाहिए, यूँ होनी चाहिए, वो कहें नहीं यूँ नहीं, यूँ होनी चाहिए। आपका इनकम तब रिकॉर्ड करें जब मलेशिया वाले के साथ आपकी डील डन हो गई। उन्होंने कहा नहीं जी, हम इनकम तब रिकॉर्ड करेंगे जब कस्टमर हमारे हाथ में पैसे देके जाएगा। आपने कहा इनकम तब रिकॉर्ड करें जब पैसा दुबई से वापस आ गया। वो कहेंगे नहीं, हम उन तब रिकॉर्ड करेंगे जब दुबई में पैसा हमने उड़ा दिया। उनकी कोशिश क्या होगी, वो एक ऐसा ट्रीटमेंट करें जिसमें उनको फ़ायदा हो। तो आपने गौर से देखना है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के है कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या कंसिस्टेंट है मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन से। आपने कॉन्ट्रैक्ट देखा, आपने कोई एक ही हो गया है, फिर मैनेजमेंट से पूछा हाँ जी आप बताएं क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो कहेंगे जी वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे है। तब देखेंगे कि जो वो बोल रहे हैं और जो कागज़ पे लिखा हुआ है और जो उसकी गहराई मुझे समझ आई है, क्या दोनों में फ़र्क तो नहीं है। अगर फ़र्क है तो मामला ख़तरनाक हो सकता है। देन ट्रांजैक्शन क्या अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर हुई हैं, क्या डिस्क्लोज़ हुई हैं। अगर तो डिस्क्लोज़ हुई हैं, प्रॉपर अकाउंट फॉर हुई हैं, फिर मुझे टेंशन कम होगी, और अगर प्रॉपर डिस्क्लोज़ नहीं हुई तो टेंशन थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये स्पेसिफिक प्रोसीजर हो जाते हैं जब आपको कोई ट्रांजैक्शन मिलती है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसी के साथ कनेक्टेड आप डिस्कशन करते हैं, एविडेंस लें कि क्या वो ट्रांजैक्शंस की ऑथराइजेशन और अप्रूवल हुई थी। अगर ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन अप्रूवल हुई थी तो फिर आपको हौसला हो जाता है। देन फिर वो वाला मामला कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल में लिख देती है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे हुई थी, और आप कहते हैं ये तो मैं कभी भी नहीं मान सकता। वो कहते हैं जी कसम खा के कहते हैं आर्म्स लेंथ पे हुई है। तो आप कहेंगे अच्छा दिखाओ क्या ट्रांजैक्शन है, किसी एक्सपर्ट से बात करें, उस ट्रांजैक्शन के आसपास की ट्रांजैक्शन देखें, मार्केट में क्या रेट चल रहा था वो देखें, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएं। यानी अगर वो कहते हैं कि है रिलेटेड पार्टी लेकिन आर्म्स लेंथ पे है, तो पहले अच्छी तरह से तसल्ली करें क्या आर्म्स लेंथ पे है,
और अगर वाकई ही आर्म्स लेंथ पे है तो ठीक है, फिर परेशानी की बात नहीं है। कहने का मतलब है कि हर रिलेटेड पार्टी के पीछे फ्रॉड एरर नहीं छुपा हुआ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि हर रिलेटेड पार्टी के पीछे फ्रॉड या एरर हो। तो आपने ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, आपने ये सोचना है कि होगा, और ना मिले तो मायूस होना है, मिलने पे खुश नहीं होना। ये तो आपकी अजम्पशन होनी चाहिए कि आपको मिल जाना चाहिए एरर या फ्रॉड। देन अकाउंटिंग को इवेल्युएट करेंगे। जब आप ओपिनियन बना रहे होंगे तो आप देखेंगे कि क्या IAS 24 के तमाम रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शन और वो चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फेयर प्रेजेंटेशन वगैरह ख़राब होने से तो नहीं बचाया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलेटेड पार्टी का जिक्र ना आने से उसकी फेयर प्रेजेंटेशन आउट हो गई हो? अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है जिसको फॉलो करना होता है तो देखेंगे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झूठ तो नहीं है। एक रिलेटेड पार्टी अगर सही से नहीं बताई तो फाइनेंशियल मिसलीडिंग हो जाएंगे। ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए आप उनसे कहेंगे लिख के दे दें आपने हमें आज तक तमाम रिलेटेड पार्टीज़ जो आपको पता थी, जो हमने बताई, जो दरमियान में पता लगी, जो आपको डाउट है, जो रिलेटेड पार्टी आपको पता है वो उनकी रिलेशनशिप और उनकी ट्रांजैक्शंस आपने हमें बता दी हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आपने अकाउंट्स में उनका सारा इम्पैक्ट प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर लिया है। तो जब ये हमारी इन सारी बातों को ओके कर देंगे, डन कर देंगे, तो वी आर गुड टू गो। और अब फिर हम कहेंगे कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अच्छे बने हुए हैं। अब कल हमारा एक चैप्टर था और वो चैप्टर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आज हमारे 2 चैप्टर हैं, दोनों में से सीधे सीधे सवाल आते हैं, लेकिन एक टेंडेंसी है कि कई दफ़ा क्या आप करते हैं कि चलो गैप आ गया, अब पास पेपर की क्लास रहने देते हैं, हम खुद से कर लेंगे। मज़े की बात है कि कल जब आपने क्लास छोड़ी आप में से कुछ ने, तो क्या खुद से कर लिए? अगर तो आप वाकई बहुत अच्छे आदमी और ख़ुद से कर लेते हैं तो गुड, अदरवाइज़ एक क्लास में बैठे बैठे आपने घर जाके अभी को बहुत ज़्यादा तीर तो मार नहीं लेना। आप यही सोचते रहेंगे कि यार आज बहुत पढ़ लिया, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैं एक दिन में कितना ज़्यादा पढ़ लिया करता हूँ। तो अगर आपने पास पेपर खुद से भी प्रैक्टिस करते हैं तो वाई नॉट कि एक ऐसी जगह जहाँ एक बंदा स्पेसिफिकली आपको पास पेपर्स करवा रहा हो। तो इसलिए कल का मुझे अंदाज़ा था कि कल एक तो हमारी क्लास भी जल्दी ख़त्म हो गई थी और टॉपिक बहुत ही सीधा सीधा सा था, बट आज रिलेटेड पार्टी के डिफरेंट सवालों की टोन समझना इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 2 में से ISA 210 के मुख्तलिफ तरह के सवाल कैसे आ रहे हैं, तो आपको वो सेशन इतना लंबा ना हो, क्योंकि आज कोई लॉजिकल एरिया उस तरह से नहीं होगा, लेकिन ये है कि कम से कम उसको अटेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी हिम्मत हौसले से वो किया। कल का दिन मिस करने वाला नहीं है, कल किसी ने मिस नहीं करना। कल हमें शायद 2.25 घंटे लग जाएँ, शायद 2.5 घंटे लग जाए, लेकिन कल का सेशन जो है ना, कल हमारे 700, 701, 705, 706 700 सीरीज़ हमने कल पूरी करनी है। और फिर 705-6 का जो प्रैक्टिस है वो फिर उससे अगले दिन हो रही होगी, स्पेसिफिकली अलग से सेशन होगा। तो कल के दिन कोशिश करें कि लेक्चर अटेंड करें। चैप्टर 14 हमारे सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज़ में है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। एक दफ़ा मैं सबको छुट्टी दे दूँ फिर आप सवाल पूछ लें ताकि बाकी जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं।